हम लगातार कहते आ रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपराधियों का एक अड्डा है। विश्वविद्यालय इंतजामिया इसको स्वीकार नहीं करता कि हमारे यहाँ बाहरी तत्व रहते हैं, लेकिन सबकी लोकेशन हॉस्टल ही आ रही है, वो भी हॉस्टल में रहते हैं। यहाँ मन्नान वानी जैसे आतंकी रहते हैं, यहाँ सिमी जैसा आतंकी संगठन खड़ा हुआ, ये सब हॉस्टल में खड़ा हुआ। तो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है या मदरसा है कोई पाकिस्तान की योजना का, क्या है? मैं समझता हूँ जितनी मस्जिदें अलीगढ़ विश्वविद्यालय में इतनी कहीं नहीं होंगी। पाकिस्तान के निर्माण में अल्लामा इकबाल और इन सबका पूरा योगदान रहा है। ये मोहम्मदन कॉलेज करके जो बना था, सर सैयद अहमद खान ही मैं समझता हूँ देश का सबसे बड़ा गद्दार था। उन्होंने और उनका काम पूरा कर दिया कि हिंदुस्तान जो हिंदुओं का होना चाहिए उसको उन्होंने धर्मशाला बना दिया। ये सर सैयद के चमन के कांटे हैं जो पूरे देश को चुभो रहे हैं, पूरे देश को छलनी कर रहे हैं। यहाँ आतंकवाद की भाषा बोलने वाले लोग क्यों हैं? यहाँ पर क्यों नारे लगते हैं देश के विभाजन के? यहाँ क्यों कहा जाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। लोग कहते हैं शिक्षा का केंद्र है, मैं भी कहता हूँ शिक्षा का केंद्र है, लेकिन शिक्षा के केंद्र के साथ साथ ये राष्ट्रद्रोहियों का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ से नैरेटिव चलता है सीए एनआरसी के विरोध करने के लिए। वो कौन से विद्यार्थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिनको पढ़ाई छोड़े हुए 15 साल हो गए और आज भी वो हॉस्टलों में रह रहे हैं? आज कहीं भी कोई वारदात हो जाए, हम अगर खड़े होंगे तो प्रशासन हमें समझाएगा नहीं आप ये करिए, लेकिन वहीं टोपी वाला झुंड आ जाता है तो प्रशासन की पतलून गीली हो जाती है। क्योंकि जहां से देश के लिए जरा सा भी जहर निकलता है वो देश के हित में कभी नहीं चल सकता। मोदी सरकार के साथ अगर आज हिंदू समाज एकजुट होकर के खड़ा हो जाएगा तो मोदी सरकार जो चाहोगे वो करेगी। लेकिन होता क्या है, हमने ये छोड़ दिया कि मोदी करें और योगी करें और हम घर में बैठे हैं। ऐसे नहीं काम चलेगा ना। आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, हम चिल्लाते थे, लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए गोलियां खानी पड़ती थी। आज लाल चौक पूरा तिरंगा में हो रहा है, ये मोदी सरकार है। मुस्लिम समाज निकल के आता है तो जाहिर सी बात है ये लोकतंत्र नहीं है, ये भीड़ तंत्र है। वो इस लोकतंत्र में सरकार बनाने के लिए काफी है। और हमने क्या किया, हम दो हमारे दो। लेकिन हिंदुस्तान संविधान से चलेगा, संविधान सर्वोपरि है, हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए। संविधान इस देश का ग्रंथ है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज हम मौजूद हैं अलीगढ़ शहर के अंदर। अलीगढ़ शहर का नाम आते ही ध्यान में आता होगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का। आज से कुछ दिन पहले यानी कि 21-22 जुलाई की रात को अचानक से हॉस्टल के अंदर, सुलेमान हॉस्टल के अंदर अभिषेक सक्सेना की मौत हो जाती है। पुलिस उसे सुसाइड घोषित करती है, लेकिन कहीं ना कहीं आरोप ये है कि उसकी हत्या की गई। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खबर इंडिया चैनल। हम बात करें एएमयू की, तो एएमयू में ये क्या अभिषेक सक्सेना जी को मौत हुई, उसके पीछे आपने भी अपनी तहकीकात कराई और पुलिस प्रशासन ने भी उसमें तहकीकात की। पुलिस प्रशासन उसे आत्महत्या बताती है, आखिर मामला क्या है? देखिए, अभिषेक सक्सेना की मौत आत्महत्या है या नहीं है ये जांच का विषय है। पुलिस ने अभी एक तरफा जांच में उसको आत्महत्या बताया, जबकि तथ्य अलग हैं। अगर आत्महत्या भी है तो आत्महत्या में 306 में जो मुकदमा दर्ज हुआ है, आत्महत्या करने का कारण क्या है? क्या आत्महत्या स्वयं से की है या किसी ने आत्महत्या के लिए प्रोवोक किया है, ये जांच का विषय है। अगर आत्महत्या के लिए प्रोवोक किया है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई तथ्य रहे होंगे, उन पर भी जांच होनी चाहिए। हमारा विषय दूसरा है, आत्महत्या और हत्या के बीच में। ये तो परिवार का आरोप है कि मेरे बेटे की हत्या की गई है। परिवार ने निश्चित रूप से जिस लड़की का नाम आ रहा है उसके माता और पिता और उसके जो मामा हैं उनको भी संलिप्त कर रहे हैं, क्योंकि लड़की ने हत्या वाले दिन अभिषेक से बात करते हुए कहा था कि मेरे पापा को पता चल गया है, उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया है और वो मेरे मामा से बात कर रहे हैं। तो ऐसा परिवार वालों का मानना है कि वहाँ उनकी संलिप्तता हो सकती है। उसके साथ ही हमारा जो विषय है वो ये है कि ये अभिषेक सक्सेना जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का छात्र नहीं था, वहाँ की फैकल्टी नहीं था, तो सुलेमान हॉल के कमरा नंबर 100 में रह कैसे रहा था? विषय ये है। हम लगातार कहते आ रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपराधियों का एक अड्डा है। वहाँ पर अराजक तत्व भी रहते हैं। वहाँ पर वो ऐसे छात्र रहते हैं जिनको कहीं कमरा नहीं मिलता, वो विश्वविद्यालय में रहते हैं। फ्री का खाना मिल रहा है, फ्री की सारी चीज़ें मिल रही वहाँ पर। ये जो चीज़ें हैं इनको रोका जाना चाहिए। विश्वविद्यालय इंतजामिया इसको स्वीकार नहीं करता कि हमारे यहाँ बाहरी तत्व रहते हैं, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष है, दिखाई देता है। आज अभिषेक सक्सेना है, अभी 8 दिन पहले डक पॉइंट पर हमला हुआ, मरने वाला जिसके गोली लगी वो भी बाहरी, जिसने मारा वो भी बाहरी, लेकिन सबकी लोकेशन हॉस्टल ही आ रही है, वो भी हॉस्टल में रहते हैं। यहाँ मन्नान वानी जैसे आतंकी रहते हैं, यहाँ सिमी जैसा आतंकी संगठन खड़ा हुआ, ये सब हॉस्टल में खड़ा हुआ। तो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है या मदरसा है कोई पाकिस्तान की योजना का, क्या है? सरकार को क्लियर करना चाहिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में लगातार सरकारी फंड से और चंदे से मस्जिदें बनाई जा रही हैं। मैं समझता हूँ जितनी मस्जिदें अलीगढ़ विश्वविद्यालय में इतनी कहीं नहीं होंगी। विश्वविद्यालय के हर प्रांगण में मस्जिद हो रही है,
तो ये लोगों को पहले अभी आज तक यही नहीं क्लियर करके दे रही है सरकार कि ये माइनॉरिटी नहीं है, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये मुस्लिम विश्वविद्यालय नहीं। इसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, लेकिन ये मुस्लिम विश्वविद्यालय के दर्जे में, ये माइनॉरिटी में नहीं आता। ये अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय नहीं है, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यहाँ केंद्रीय योजनाएं चलनी चाहिए, लेकिन यहाँ मनमानी चल रही है। यहाँ जातिगत आरक्षण लागू नहीं होता, यहाँ दलितों को आरक्षण नहीं मिलता, मुसलमानों को वरीयता दी जाती है। इन सारी चीज़ों पर हमें सरकार से भी हम कई बार मांग कर चुके हैं कि इन पर रोक लगनी चाहिए। विश्वविद्यालय की भूमिका देश के विभाजन से लेकर आज तक संदिग्ध रही है। यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना आए, यहाँ आलामा इकबाल हुए। आलामा इकबाल जो उसने गाया था कि सारे जहाँ से अच्छा, वो सबसे पहले इस देश को छोड़ करके भागा। पाकिस्तान के निर्माण में आलामा इकबाल और इन सब का पूरा योगदान रहा है। और हम अगर पीछे जाएं तो सर सैयद अहमद खान, जिसने ये मोहम्मद जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, ये मोहम्मदन कॉलेज करके जो बना था, सर सैयद अहमद खान ही मैं समझता हूँ देश का सबसे बड़ा गद्दार था। उसके प्रमाण है बाकायदा। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुलाजिम था वो। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के मुसलमान, हिंदू और मुसलमान इन दोनों में भेद पैदा करने के लिए इसको भेजा था। जहाँ देश की आज़ादी में मुसलमान और हिंदू एक साथ लड़ रहे थे, वहीं सर सैयद अहमद खान ने एक जहर घोला कि नहीं, मुसलमान अपनी आज़ादी के लिए लड़ेंगे, हिंदू अपनी आज़ादी के लिए लड़ेंगे। नतीजा आपके सामने है, मुसलमान अपनी आज़ादी के लिए लड़े, उन्हें पाकिस्तान मिला, हिंदू लड़े, उन्हें मिश्रित हिंदुस्तान मिला। ऊपर से दुरात्मा गांधी आ गए, उन्होंने और उनका काम पूरा कर दिया कि हिंदुस्तान जो हिंदुओं का होना चाहिए उसको उन्होंने धर्मशाला बना दिया। 5 करोड़ मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए लड़ाई लड़ी, गए 2.5 करोड़ यहीं रह गए। आज वो 2.5 करोड़ बढ़ के 34 करोड़ हो गए हैं। ये जो स्थितियां पैदा हुई, ये कहीं ना कहीं इन सब का जनक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। ये सोच यहाँ से डेवलप होती है। ये सर सैयद का चमन जो कहते हैं, ये सर सैयद के चमन से फूल नहीं खिले, ये सर सैयद के चमन के कांटे हैं जो पूरे देश को चुभो रहे हैं, पूरे देश को छलनी कर रहे हैं। ये वो चमन पैदा हुआ है। मैं इससे भी नकारता नहीं हूं कि यहाँ से बहुत बड़े बड़े शिक्षाविद भी निकले हैं, लेकिन हम ये नहीं स्वीकार कर सकते कि अगर शिक्षाविद निकले 100 और 2 आतंकवादी निकले और 200 शिक्षाविदों को मार दें। ये कौन सा न्याय है? एक आतंकवादी ही एक शिक्षा पूरे केंद्र को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त होता है। वहाँ 100 शिक्षा मित्रों की बात नहीं, हम शिक्षाविदों की बात नहीं करते। हम ये बात करते हैं कि आतंकवादी क्यों निकले, यहाँ आतंकवाद की भाषा बोलने वाले लोग क्यों हैं, यहाँ पर क्यों नारे लगते हैं देश के विभाजन के, यहाँ क्यों कहा जाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सावरकर की कब्र खुदेगी, एमयू की धरती पर क्यों खुदेगी? सावरकर का क्या योगदान इस देश में, इसको क्यों नहीं बताया जाता है? ये राष्ट्रद्रोह का केंद्र है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। लोग कहते हैं शिक्षा का केंद्र है, मैं भी कहता हूँ शिक्षा का केंद्र है, लेकिन शिक्षा के केंद्र के साथ साथ ये राष्ट्रद्रोहियों का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ से नैरेटिव चलता है पूरे देश में इस्लाम को बढ़ाने के लिए, यहाँ से नैरेटिव चलता है CA NRC का विरोध करने के लिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया इस्लामिया का, ये 3-4 ऐसे विद्यालय हैं। मैं समझता हूँ केंद्र सरकार को इनको बंद करना चाहिए या इनको CRPF के हवाले कर देना चाहिए। यहाँ इनकी अपनी सुरक्षा है, यहाँ पुलिस घुस नहीं सकती है। अराजक तत्व तो बाहर कांड करते हैं। पूरे शहर अलीगढ़, पूरे शहर की शांति व्यवस्था को खतरा है विश्वविद्यालय के हॉस्टलों से। हजार संख्या में अराजक तत्व रहते हैं। हमने मांग की है, सरकार से भी मांग की है, इन सब की सुरक्षा व्यवस्था जो पर्सनल है उसको हटा करके इनको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के हाथों सौंपा जाना चाहिए। एक सघन तलाशी अभियान चलाना चाहिए। वो कौन से विद्यार्थी हैं जो 56 साल 57 साल के JNU में पड़े खा रहे हैं? वो कौन से विद्यार्थी हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिनको पढ़ाई छोड़े हुए 15 साल हो गए और आज भी वो हॉस्टलों में रह रहे हैं? किसकी सह पर रह रहे हैं? कहीं ना कहीं उसमें इंतजामिया मिला हुआ है। उन कर्मचारियों को बर्खास्त होना चाहिए, उन वाइस चांसलर, उनको सबको तलब करना। सरकार के पास पावर है। मुझे नहीं समझ में आता कि इन टोपी वाले झुंड से डरती क्यों है सरकार। पूरा प्रशासन डरता है। आज कहीं भी कोई वारदात हो जाए, हम अगर खड़े होंगे तो प्रशासन हमें समझाएगा, नहीं आप अरे ये करिए, लेकिन वहीं टोपी वाला झुंड आ जाता है तो प्रशासन की पतलून गीली हो जाती है। 176 पुलिस वालों को घायल करने वाले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों पर मुकदमा नहीं कर पाया ये प्रशासन। 26 छात्र जिनको सिविल लाइन थाने में गिरफ्तार किया गया, वो टोपी वाले और उनकी महिला जाकर के उनको थाने में से छुड़ा लाए, प्रशासन रोक नहीं पाया। और कोई छोटे मोटे लोग घायल नहीं हुए थे। 176 पुलिस वालों में यहाँ का DIG घायल हुआ था, SPCT घायल हुआ था, CO घायल हुए थे, तमाम सिपाही घायल हुए थे, RRF को कमांडेंट घायल हुए थे। ऐसे लोग घायल हुए थे और उसको आज तक प्रशासन जस्टिफाई नहीं कर पाया। और रही सही कसर पूरी करता है हमारा जो है महामहिम। इलाहाबाद हाईकोर्ट कह देता है पुलिस की कार्रवाई गलत थी, सारे CCTV फुटेज ये कह रहे हैं कि छात्रों ने हमला किया। ये जो चीज़ें हैं, ये नैरेटिव है, ये सोच है, ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो कहते हैं ना शिक्षाविद निकले, वही शिक्षाविद आगे चल के जज बनते हैं जो कोर्ट में बैठ करके डिसीजन देते हैं कि नहीं पुलिस गलत थी। वो कोर्ट में बैठ करके डिसीजन देते हैं कि नहीं इस देश में जो है सरकार गलत कर रही है।
अच्छे कामों की आलोचना करने वाले जो जज हैं वो ऐसे ही विश्वविद्यालयों की सोच है, ऐसे ही जगह से निकलते हैं। इन लोगों की वजह से आज देश की बर्बादी हो रही है। तो ऐसे विश्वविद्यालयों पर ताला लगना चाहिए, मैं तो मानता हूँ इनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जहाँ से देश के लिए जरा सा भी जहर निकलता है वो देश के हित में कभी नहीं चल सकता। क्या ये अभिषेक सक्सेना की मौत का मामला पहला था या फिर इससे पहले भी इस तरह की कई घटना हुई हैं? देखिए कई घटनाएं एएमयू ऐसी हुई हैं, बाहरी तत्वों के गोली लगी है, मारे गए हैं, कई घटनाएं हुई हैं। और अभिषेक सक्सेना की मौत तो एक जरिया है, बहुत कुछ ऐसा हुआ इस यूनिवर्सिटी में। सबसे बड़ी बात है कि जो लगातार एएमयू पर सवाल खड़े होते हैं, या आपने ये जिक्र किया और ये हकीकत भी है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बंटवारे में सबसे बड़ा एएमयू का रोल अदा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद लगातार गतिविधियां चलना और कहीं ना कहीं केंद्र में मोदी सरकार के बैठे रहना, क्या कुछ लगता है? देखिए मोदी सरकार की बात यह है कि मोदी सरकार वो करेगी जब हम उनको ताकत देंगे। आज पुलिस वाला हमारे लिए लड़ने के तैयार होता है, लेकिन हिंदू समाज का कौन सा व्यक्ति है जो पुलिस वाले के सपोर्ट में खड़ा होता है? आज मुस्लिम समाज के साथ पूरी उनकी जो जमात है वो पूरी खड़ी होती है। हिंदू समाज का कोई व्यक्ति लड़ता है, उसका साथ कौन देता है? मोदी सरकार के साथ अगर आज हिंदू समाज एकजुट होकर के खड़ा हो जाएगा तो मोदी सरकार जो चाहोगे वो करेगी। लेकिन होता क्या है, हमने ये छोड़ दिया कि मोदी करें और योगी करें और हम घर में बैठे हैं। ऐसे नहीं काम चलेगा ना। मोदी सरकार का दोष नहीं है, दोष है समूचे हिंदू समाज का। समूचा हिंदू समाज को एकजुट होना चाहिए। हम अपनी आवाज क्यों नहीं बुलंद करते हैं? हम कोई बात होती है तो क्यों सरकार के भरोसे बैठे? हम क्यों कहते हैं योगी जी करें, मोदी जी? हम क्यों नहीं करेंगे? हमारा अपना दायित्व क्या है? सरकार नहीं है, सरकार संविधान से बंधी हुई है, सरकार 10 चीजों में बंधी हुई है, हम नहीं बंधे हुए हैं। हम जागरूक क्यों नहीं होते हैं? हिंदू समाज क्यों नहीं जागरूक होता है? जागरूकता की कमी है हिंदू समाज की। सरकार अपनी जगह बिल्कुल सही कर रही है, चाहे योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, दोनों सही दिशा में कर रहे हैं। लेकिन वो तो नहीं कहते हैं कि कोई मुल्ला तुम्हें मारने आए तो तुम मोदी जी के भरोसे बैठोगे। अगर मुल्ला मारने आएगा तो तुम हथियार उठाओ ना, तुम करो ना मुकाबला। फिर अगर तुम्हारे साथ गलत होता तो तुम दोष दो कि नहीं साहब हमने तो आत्मरक्षा के लिए कदम उठाया था और मुझे फंसाया जा रहा है, तब तो कह सकते हो। हम कुछ करना नहीं चाहते हो, सरकार को दोष दें, ऐसा कैसे हो सकता है? आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, हम चिल्लाते थे, लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए गोलियां खानी पड़ती थी। आज लाल चौक पूरा तिरंगा में हो रहा है, ये मोदी सरकार है। तो हम सरकार को नहीं कह सकते, सरकार अपनी जगह बिल्कुल सही काम कर रही है। हम सरकार को बल नहीं दे पा रहे हैं, हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ये हमारी कमी है, सरकार की कमी नहीं है। अगर योगी सरकार की ओर से कार्रवाई की जाती है आजम खां के ऊपर, उसको जेल में डाला जाता है, लेकिन एबीयू में उसके खिलाफ मार्च निकाला जाता है और अपील की जाती है कि वो निर्दोष है। योगी सरकार ने जब आजम खां को जेल में डाला तो कितने हिंदुओं ने उसके समर्थन में प्रदर्शन किया, कितने लोगों ने धन्यवाद प्रस्ताव भेजा योगी जी को कि योगी जी आपने बहुत अच्छा किया। हम योगी जी को धन्यवाद बोलते नहीं हैं, मुसलमान आजम खां का सपोर्ट करते हैं। हम फिर कहते हैं कि योगी जी देखो आकर के। भाई हमें भी तो, योगी जी को भी तो लगना चाहिए कि अगर हमने कोई काम किया तो हमारी वाहवाही करने वाला हिंदू समाज हमारे साथ खड़ा है। हम सिर्फ योगी जी अच्छा कर रहे हैं, हम भी तो उनका समर्थन करें ना। हिंदू समाज निकल के नहीं आता है, मुस्लिम समाज निकल के आता है, तो जाहिर सी बात है ये लोकतंत्र नहीं है, ये भीड़ तंत्र है। यहाँ जिसकी संख्या ज्यादा है उसी का काम होना है। हम लोकतंत्र मान करके, लोकतंत्र में भीड़ तंत्र का राज है। आज उनके पास 5 बीवी 25 बच्चे हैं तो वो 26-27 वोट हैं, वो इस लोकतंत्र में सरकार बनाने के लिए काफी हैं। और हमने क्या किया, हम दो, हमारे तो 4 वोट, तो 26 और 4 में तो डिफरेंस करेंगे तो कल को तो योगी मोदी भी नहीं रहेंगे। आखिरी सवाल, हिंदुस्तान अल्लाह के कानून से चलेगा, संविधान से? देखिए हिंदुस्तान अल्लाह के कानून से, तो अल्लाह का तो कोई कानून ही नहीं है, वो तो एक लुटेरा डकैत था। लेकिन हिंदुस्तान संविधान से चलेगा। संविधान सर्वोपरि है, हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए। संविधान इस देश का ग्रंथ है। हम जिस तरह से अपने धार्मिक ग्रंथों को मान्यता देते हैं, अगर हम इसी तरह संविधान को मान्यता दे दें तो निश्चित रूप से देश की बहुत सारी चीज़ें सुधर जाएंगी।